नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दैनिक घटना चक्र सीरीज में आज मैं 4 और 5 अगस्त के महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करूंगा। चूँकि 4 अगस्त का वीडियो आप लोग को उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसीलिए आज 2 दिनों के महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण होगा। तो आज हम पहला सवाल देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण रहा है। तो आज का जो पहला सवाल है कि ईविन नेटवर्क किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। ईविन नेटवर्क किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा बी, आंसर बी इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। आइए देखते हैं ईविन के बारे में कि ईविन क्या है और इस किस तरह से ये महत्वपूर्ण है वर्तमान संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि ईविन जिसका फुल फॉर्म हुआ ई से इलेक्ट्रॉनिक और VIN विन मतलब वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है ना, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करती है। टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करती है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। और इसके माध्यम से देखिए क्या करना है। इसके माध्यम से देश भर में टीकाकरण की सप्लाई चेन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा, यानी कि सभी व्यक्ति तक टीका पहुंच पाए। विभिन्न प्रकार के कोविड के साथ साथ अन्य टीका भी लोगों तक पहुंच पाए। इस प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा ईविन के माध्यम से। तो इसका उद्देश्य टीकों के भंडार और उसकी उपलब्धता तथा उसके तापमान संबंधी जरूरतों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है। तो ये सूचना उपलब्ध कराएगी किसका टीका कितना स्टोर में है, कितना स्टॉक में है, कहाँ उपलब्ध है, कौन कौन टीका कहाँ उपलब्ध है और किस तापमान पर किस टीका को रखना है, उसके बारे में ये विभिन्न सूचनाओं को उपलब्ध कराएगा। और ईविन प्रणाली का जो प्रयोग है यानी उपयोग है वो कोविड-19 महामारी के दौर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न बीमारी से बचाव संबंधी सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखना है ना, निरंतरता को बनाए रखना है। इस प्रणाली का विस्तार 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है। यानी कि जो टीका का जो व्यवस्था पूरे देश में चल रहा है, तो उसको एक व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित तरीके से पूरे देश में टीका का पहुंच हो, ताकि गर्भवती महिला और बच्चों को सही समय पे सही टीका लग सके। अब देखिए 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार हो चुका है। अभी जो बचे हुए हैं 4, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख, सिक्किम, इसे भी यहाँ भी इसे लागू किया जाएगा, है ना। और ऐसा वर्तमान में 585 जिलों के 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट, जहाँ टीकों का संग्रहण किया जाता है, कोल्ड चेन पॉइंट है ना। और जहाँ टीकों को सही समय पर लोगों को पहुँचाने के लिए ईविन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस कोल्ड चेन के माध्यम से जो 23,507 कोल्ड चेन है, वो लोगों तक सही समय पर टीकों को पहुंचाने का इसका इस्तेमाल ईविन प्रणाली के माध्यम से हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। अब दूसरा सवाल है कि नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर धरती पर लौट आए हैं। ये इस मिशन का क्या नाम था? इस मिशन का, जिस मिशन के तहत ये लोग आए, उसके मिशन का नाम क्या था? इस मिशन का नाम था आंसर बी, डेमोस्ट्रेशन 2। फुल फॉर्म हुआ डेमोस्ट्रेशन 2। और इस मिशन डेमोस्ट्रेशन 2 नामक मिशन, यह मिशन नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। नासा जो कमर्शियल प्रोग्राम चला रही है अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष पर्यटन का, इसको समझ लीजिए, अंतरिक्ष पर्यटन के विकास के लिए। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाया गया, है ना, यानी जो, और उन्हें वापस सुरक्षित तरीके से लाया गया। ये कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पहुंचाया गया और फिर वापस इसको लाया गया। और कौन कौन अंतरिक्ष यात्री गए थे? तो ये थे रॉबर्ट बेहेकेन और डगलस हार्ले। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री गए थे, है ना। और स्पेस एक्स जो था वो मैक्सिको की खाड़ी में
मैक्सिको की खाड़ी से लगे फ्लोरिडा के पेंसाकोला तट पर उतरा, है ना। डेमो 2 का परीक्षण उड़ान नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया कि नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें अमेरिकी रॉकेट और अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष उद्योग के साथ काम किया है ना। यानी स्पेस एक्स के माध्यम से जो अमेरिकी रॉकेट और अंतरिक्ष यान पर यात्रियों को लॉन्च किया जाता है, और एक तरह से अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना और उसकी एक प्रायोगिक तौर पर इसको शुरू किया गया, है ना। ये सफल रहा, है ना। अगला सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने प्रसिद्ध पहलवान बबीता फोगोट को डिप्टी डायरेक्टर का पद पर नियुक्त किया है ना। तो वो राज्य की सरकार है हरियाणा की सरकार। हरियाणा की सरकार है, आंसर डी होगा। हरियाणा सरकार ने मशहूर पहलवान और पिछली बार भाजपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी बबीता फोगट को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया है। ये थोड़ा विवादास्पद भी हो गया है, क्योंकि वो राजनीतिक चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्हें डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है, उप निदेशक का पद दिया गया है। तो ये इस पर थोड़ा सा विवाद भी उत्पन्न हो गया है। और अगला सवाल है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस पानी में मर जाता है। अब कोरोना वायरस सिर्फ पानी में मर जाता है, इसका दावा रूस के वैज्ञानिकों ने किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस को अगर सामान्य पानी में 72 घंटे में खत्म हो जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना वायरस, ऐसे उनका कहना है कि ये जो 99% वायरस 24 घंटे में ही ख़त्म हो जाएंगे, कुछ वायरस जो हैं वो कुछ समय ज़्यादा लेते हैं, तो ये पानी में ही ख़त्म हो जाते हैं। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है ना। अगला सवाल है, 5वां सवाल, हाल ही में बढ़ते आर्थिक संकट के कारण किस देश के विदेश मंत्री नफीस हिती ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर ए होगा, आंसर ए, लेबनान में बढ़ते आर्थिक संकट के कारण विदेश मंत्री नसीब हिती ने इस्तीफा दे दिया। वे इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री हसन दियाब की सरकार में वित्त मंत्री बने थे, इसी साल नियुक्त हुए थे। लेबनान दुनिया का सबसे उथल पुथल श्रेणी वाले देशों में आता है, और वर्षों की ईसाई और मुस्लिम लड़ाई के बाद 1944 में लेबनान स्वतंत्र हुआ था, और उसके बाद विभिन्न गुटों में वहाँ वर्चस्व की लड़ाई भी होती रहती है, और इजराइल के साथ उसका जो संघर्ष है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो लेबनान जो है वो इजराइल का विरोध का गढ़ बन गया है। लेबनान इजराइल विरोधी देशों का एक गढ़ बन गया है, और उस मतलब कि इजराइल पर जो भी अटैक किया लेबनान उसमें काफ़ी उससे लेबनान की धरती से किया जाता है। और लेबनान में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रहती है, कई विद्रोही गुट वहाँ एक्टिव हैं, जिसके कारण वह राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, और इसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। और इस कारण कि लेबनान पूरी तरह से आर्थिक संकट में है और पूरी तरह से दिवालिया देश बनने की स्थिति में है। इसी कारण वहाँ के जो वित्त मंत्री थे नसीब हिती ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा सवाल है, आगामी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा करेंगे। इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिकों को कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से क्या प्रदान किया जाएगा, तो हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पे होगा। इसके तहत पूरे नागरिकों को, भारत सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का डेटा एक प्लेटफॉर्म पे होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा, और इस डेटा का
देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। यानी कि कहीं भी कोई डॉक्टर आपके आईडी कार्ड के माध्यम से आपका हेल्थ डेटा को देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी कहीं भी आप इलाज करवा रहे हैं तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसमें पुट रहेगा, उसमें फीड कर दिया जाएगा, है ना। अगला सवाल है, एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त, इसका आंसर डी होगा, शशिधर जगदीश। एचडीएफसी बैंक में आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के रूप में शशिधर जगदीश का नाम तय हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए शशिधर जगदीश का नाम की मंजूरी दे दी, यानी उनके नाम पर मुहर लग चुकी है और औपचारिक घोषणा होना बाकी है। आरबीआई ने इसकी मुहर लगा दी है ना। अगला सवाल है कि शेयर इट जो ऐप था, शेयर इट ऐप था, चाइनीज ऐप था, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वैकल्पिक एप्लीकेशन डोडो ड्रॉप किसने बनाया है? भारत का वर्जन है डोडो ड्रॉप, किसने बनाया है? तो इसको बनाना का काम किया है मोहम्मद इकबाल कुरैशी ने। रजौरी के 17 वर्षीय किशोर मोहम्मद क्या नाम है, सॉरी इसका आंसर बी होगा, अशफाक महमूद चौधरी, आंसर बी होगा इसका आंसर बी होगा, अशफाक महमूद चौधरी। रजौरी के 17 वर्षीय अशफाक महमूद चौधरी नाम के युवक ने मोबाइल फोन पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए चीनी एप्लीकेशन शेयर इट का एक विकल्प खोजा है, जिसको डोडो ड्रॉप का नाम दिया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, गूगल प्ले स्टोर से। तो उनका नाम है अशफाक महमूद चौधरी, आंसर सी, अशफाक महमूद चौधरी होगा इनका नाम, ठीक है। आंसर बी, अशफाक महमूद चौधरी। अगला सवाल है कि हाल ही में एलन मस्क ने तर्क दिया कि मिस्र के पिरामिड को एलियंस ने बनाया है। एलन मस्क किस कंपनी के मालिक है? एलन मस्क, तो इसका आंसर ए होगा, स्पेस एक्स। और उन्होंने कहा है कि मिस्र के पिरामिड को लेकर एक अजीब तर्क दिया है कि पिरामिड का निर्माण एलियंस द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि मिस्र में 100 से अधिक पिरामिड है, और जिसमें सबसे ऊंची पिरामिड जिसको हम लोग गीजा का पिरामिड कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है, 137 मीटर है ना। और यह पिरामिड प्राचीन राजवंश से जुड़े कुछ लोगों को मम्मी के रूप में दफनाया गया है इस पिरामिड में। एलन मस्क साहब जो स्पेस एक्स के प्रमुख है, मालिक है, उन्होंने कह दिया कि इन पिरामिड का निर्माण एलियंस द्वारा किया गया है, मनुष्यों द्वारा नहीं किया गया है। अब उनका अपना एक सोच है, अपना तर्क है। चलिए अगला सवाल, स्पेन के किस पूर्व राजा पर वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है? तो यहाँ पे आंसर होगा स्पेन के पूर्व राजा जो है जुआन कार्लोस प्रथम, आंसर डी, जुआन कार्लोस प्रथम पर वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है, और वे स्पेन को छोड़कर अन्य किसी देश में रहने जा रहे हैं। सऊदी अरब के दिवंगत शाह अब्दुल्ला से लाखों डॉलर प्राप्त करने का आरोप है। 11वां नंबर है सवाल आज का कि तूफान इसायास किस देश में आया? तो ये अमेरिका में आया। तूफान इसायास अमेरिका में आया, और ये तूफान जो है उत्तरी कैरोलिना तट पे आया है, अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना तट पे आया है ना। अगला सवाल है कि बीसीसीआई द्वारा कोविड-19 टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया है। इस टास्क फोर्स में किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को शामिल किया गया है? इस टास्क फोर्स में तो इसमें आंसर होगा राहुल द्रविड़, आंसर सी। बीसीसीआई ने कोविड-19 टास्क फोर्स से पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को शामिल किया है। राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड है, और इस कमेटी के सुझाव के मद्देनजर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग एवं अन्य चीज़ों को बहाल किया जाएगा।
किस देश पर कोरोना वायरस, अगला सवाल, किस देश पर कोरोना वायरस की हुई मौत के आंकड़ा छिपाने का आरोप है? तो इसका आंसर होगा ईरान। आंसर बी ईरान होगा। ईरान पर कहा जा रहा है कोरोना वायरस के आंकड़े, मौत के आंकड़े को छुपाया है। और सरकारी आंकड़े 14,405 बताया गया है, जबकि मरने वाले की संख्या 42,000 से ज़्यादा है। लगभग 3 गुना आंकड़ा है जो सरकारी आंकड़ा वहाँ दिखाया जा रहा है। और अगला सवाल है आज का कि हाल ही में सत्या नाडेल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को किस मुद्दे पर कन्विंस किया है? तो अभी टिकटॉक के मुद्दे पर। टिकटॉक जानते हैं कि इस पे माइक्रोसॉफ्ट इसको अधिग्रहित करने वाली है, तो इसी आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप नरम हुए हैं, टिकटॉक को प्रतिबंधित नहीं किया अमेरिका में, और कहे कि 45 दिनों के भीतर टिकटॉक को अधिग्रहित कर ले माइक्रोसॉफ्ट, है ना। और हाल ही में अगला सवाल है 14 नंबर सवाल कि हाल ही में किस देश में परमाणु ऊर्जा पर आधारित परमाणु संयंत्र बराक का उत्पादन शुरू हो गया है? तो बराक कहाँ उत्पादित हो रहा है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अरब जगत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पादन करने वाला, है ना। जानते हैं कि अरब में तेल बहुत ज़्यादा है, और बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई का उत्पादन शुरू हो गया है, और इससे तेल एवं गैस की पर निर्भरता उसकी थोड़ा कम होगा, है ना। तो आज का हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आज का समसामयिकी पर चर्चा किए हैं, और आशा है कि आप लोग को इससे लाभ प्राप्त होगा। और अगर कोई इस पर आप लोगों को कोई सुझाव है तो वो भी आप शिक्षालय के जो हम लोगों का जो उस पर आप दे सकते हैं। साथ ही अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक से इसको आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद।